ओके, a school has, हम यहाँ पे we were basically doing direct and inverse variation. ठीक है, a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. हर एक का ड्यूरेशन 45 मिनट्स का है. तुम लोग का पीरियड का ड्यूरेशन कितना होता है स्कूल में? 40, 30 मिनट्स. तुम्हारा 40. ओके, यहाँ पे देखो 8 पीरियड्स अ डे है, 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है. हाउ लॉन्ग विल ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे? अगर भाई साहब 9 पीरियड्स हो जाए, ठीक है, assuming the number of school hours to be the same. स्कूल आवर्स को हमने नहीं बढ़ाया है, स्कूल आवर्स को सेम रखा है. मतलब आपका क्या है, देखो अगर मैं यहां पे देखूं नंबर ऑफ पीरियड्स और यहां पे भाई साहब नंबर ऑफ पीरियड्स है और ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड. ठीक है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप क्या आएगा? टोटल स्कूल आवर्स आएगा, राइट? This will be giving us basically what? Total school hours. ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल हैज 8 पीरियड्स. देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टोटल स्कूल आवर्स आपका चेंज नहीं हो रहा है. योर टोटल नंबर ऑफ स्कूल आवर्स इज नॉट चेंजिंग. इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट है. क्लियर है? ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स 8 है, ये 45 है, तो नंबर ऑफ स्कूल आवर्स कितना हो जाएगा? 5 8 40, 8 4 32 प्लस 4 36 प्लस जो रिसेस टाइम होगा. हाल फिलहाल इतना मान लेते हैं. अभी हमने 9 पीरियड्स कर दिया, इसको 360 ही रखा है. ठीक है, मतलब अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, नंबर ऑफ स्कूल आवर्स आपका सेम है अगर, तो ये कितना होगा ये पूछा है. तो आप बताइए यहाँ पे दिस विल बी अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन. पहली बात तो ये है कि अगर आपने स्कूल आवर्स को सेम रखा है, अगर स्कूल आवर्स चेंज कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा. ध्यान देना, इस सवाल में अगर आपसे ये पूछा होता कि इफ द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, तो इसके साथ साथ ये भी बढ़ता था. समझ में आ रहा है ये? लेकिन स्कूल आवर्स को नहीं बढ़ा रहे हैं आप नंबर ऑफ पीरियड्स को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टाइम कम हो जाएगा. अगर नंबर ऑफ पीरियड्स को आप बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन ईच पीरियड विल बी लेस इफ यू हैव टू इंश्योर दैट द टोटल नंबर ऑफ स्कूलिंग आवर्स इज द सेम. क्या ये समझ में आ रहा है? इस केस में दो भी बन सकते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन का केस भी बन सकता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन का भी. डायरेक्ट वेरिएशन का केस कब बनता था? अगर भाई साहब आपका स्कूल आवर्स सेम नहीं होता था. 8 घंटे का 360 और 9 घंटे का कितना होगा, ऐसा अगर पूछा होता तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो जाता. लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि नंबर ऑफ स्कूल आवर्स इज द सेम, हेंस दिस विल बी अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन. क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्कूल आवर्स आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीरियड्स अगर आप बढ़ाएंगे स्कूल आवर्स को कांस्टेंट रखते हुए, तो आपका ये टाइम कम हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है ये. तो अगर किसी एक वेरिएबल को बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल कम होता है, सो व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशनशिप डू वी हैव? इनडायरेक्ट वेरिएशन. और इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या कांस्टेंट होता है भाई साहब? आपका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे हमने इसको x डाल दिया और इसको डाल दिया भाई साहब y. ठीक है, तो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2. ठीक है, ये हो गया आपका 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू y2. ठीक है, तो आपका y2 का वैल्यू कितना हो गया? 8 इंटू 45 बाई 9. तो ये 9 5 45, 8 5 40. ठीक है, तो आपका ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? एक पीरियड का ड्यूरेशन हो जाएगा 40 मिनट. अगर आपको 9 घंटे का आपको 9 पीरियड्स करने तो एक पीरियड का 40 मिनट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड बी x. तो 8 पीरियड्स है, 45 मिनट्स है. देखो 9 पीरियड्स का भाई साहब कितना हो जाएगा? ठीक है, सो here the number of periods and the duration of periods are in inverse proportion. समझ में आ रहा है क्यों इनवर्स प्रोपोर्शन? एक को बढ़ाएंगे तो भाई साहब दूसरा कम हो जाएगा. क्यों भाई साहब, क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आपने नंबर ऑफ स्कूलिंग आवर्स को सेम रखा है. यू हैव केप्ट द नंबर ऑफ स्कूलिंग आवर्स एज द सेम. ठीक है, ओके. सो देयरफॉर यहाँ पे हो गया आपका 8/9 इज इक्वल टू x. तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर क्यों हो गया? 40 मिनट्स. ठीक है, x इंटू 9, इसको छोड़ दो भाई साहब, मल्टीप्लीकेशन ले लो. x इंटू 9 विल बी इक्वल टू 8 इंटू 45. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 45/9 विच इज 45 मिनट्स. ठीक है, हर एक का 45 मिनट्स का ड्यूरेशन हो जाएगा. ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब टाइम एंड वर्क में. ठीक है, टाइम एंड वर्क में कैसा सिचुएशन है कि अगर 10 लोग हैं और एक काम को लेट्स से 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं. अगर मैंने 10 से 20 कर दिया तो क्या वो कम टाइम लगेगा? तो यहाँ पे किस टाइप का रिलेशनशिप हो जाएगा? इनवर्स. ठीक है, इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा. अगर मैंने लोगों की संख्या, वर्कर्स की संख्या कम कर दी तो ज्यादा टाइम लगेगा. तो एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम हो रहा है, एक को कम कर रहे हैं तो दूसरा बढ़ रहा है. तो इसका मतलब किस टाइप का रिलेशनशिप है? इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, और इनवर्स वेरिएशन में क्या कांस्टेंट होता है?
आपका मल्टीप्लीकेशन इज अ कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज अ कांस्टेंट। ये सब कन्वर्जन फटाफट माइंड में चलने चाहिए, ठीक है। ओके, सपोज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अगर समझ लो ए कोई पर्सन का नाम है और ये 8 दिन में एक काम को खत्म करे, तो एक दिन में कितना करेंगे? ओके, ये भाई साहब एक नोटबुक है, तो ये नोटबुक है, ठीक है, ठीक है। मैंने तुमको कोई होमवर्क दिया है या स्कूल से तुमको कोई काम मिला है, तुमको यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 8 पेज भरने हैं। लेट्स से 8 पेज है, ये 8 पेज तुमको भरने हैं, ठीक है, क्लियर है? तो ये तुमको लेट्स से 8 पेज भरने हैं 8 दिनों में। ऐसे ही मान लो हर एक दिन में आप एक पेज लिख रहे हैं, तो कोई जर्नल मिला हुआ है वो आपको 8 दिन में भर रहे हैं, तो एक दिन में कितना पेज भरेंगे? एक। ये एक कहां से आया, मैथमेटिकली कहां से आया? 8 दिन में 8 पेज भरने हैं, ठीक है, तो एक दिन में कितने पेज भरने हैं? एक। कैसे आया मैथमेटिकली, कैसे आया? ये तो आप मतलब बोल रहे हैं जो है वो सही है, लेकिन कैसे आया मैथमेटिकली? भाई साहब देखो, यहाँ पे एक दिन में आप कितना भरेंगे? 1/8, और टोटल 8 पेजेस भर रहे हैं, तो 1/8 इंटू 8, तो ये हो गया एक पेज। अगर समझ लो आप 8 दिन में 16 पेज भर रहे हैं, 8 दिन में 16 पेजेस भर रहे हैं, तो एक दिन में आप कितना भरेंगे? एक दिन में आप भाई साहब 16/8, एक्चुअली में 16 इंटू 1/8 ऐसा भरेंगे। समझ में आ रही है? ठीक है, सो दैट विल बी 2 पेजेस। क्लियर है? तो अगर आप ऐसा, मैं अगर आपसे बोलूं कि सपोज अ पर्सन ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, तो इन 1 day हाउ मच ऑफ वर्क विल ही डू? अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर इनको एक होमवर्क मिला है और 8 दिन में ये 8 पेजेस भर रहे हैं, तो एक दिन में कितना भरेंगे? कैसे आया ये 1/8 इंटू 8 करके, है ना? तो यहां पे भी भाई साहब ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 8 दिन में वो काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/8। एक दिन में 1/8 ऑफ द वर्क खत्म करेगा वो। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो समझ लो ये काम है, ये काम है, देखो इस काम को अगर मैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 समझ लो, यहाँ पे भाई साहब ब्रिक लेइंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, ठीक है, तो 8 दिन में ये पूरा काम कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? कितना काम करेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 1/8। समझ में आ रहा है? ये पूरा ब्लॉक है, इसको पेंट करना है, जो भी करना है वैसा, और सब इक्वल एरियाज हैं, ठीक है, सब इक्वल एरियाज है। 8 दिन में भाई साहब, या ऐसे मान लो, देखो समझ लो ये भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भाई साहब आपका कोई पेंटिंग का काम है उसका, ठीक है, 8 दिन में ये ब्लॉक्स को वो पेंट कर रहा है, ठीक है, 8 दिन लग रहे हैं उसको, तो एक दिन में कितना होगा? ये पूरा टोटल उसका 8 days लग रहा है। समझ में आ रहा है भाई साहब? 8 days लग रहा है, तो एक दिन में कितना होगा? इतना। और ये इतना कितना हो जाएगा? एक 1/8। समझ में आ रहा है भाई साहब? 1/8 ऑफ द वर्क, 1/8 ऑफ द वर्क। सो इन 1 day ही विल डू 1/8 ऑफ द वर्क। क्या ये विभाजन समझ में आ रहा है? क्या ये डिवीजन समझ में आ रहा है? ठीक है, सो जब आप वर्क पे आते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा? जो आपका 1/8 हो जाएगा। ये क्या ये समझ में आ रहा है? मैं से काटू? ओके, ठीक है, तो आपका भाई साहब देन वर्क डन इन 1 day कितना हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, 1/, ठीक है, देन वर्क डन इन 1 day इज 1/8। अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं अभी, ठीक है, सपोज दैट द वर्क डन बाय ए इन 1 day इज 1/6, तो कितने दिनों में पूरा काम करेगा? 6 दिनों में। सिंपल, ठीक है, सो द कंप्लीट वर्क विल बी डन बाय, सो अगर हम इसको द टाइम टेकन फॉर इज विल बी इक्वल टू 6 days। ये भाई साहब हो जाएगा आपका 6 days। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। जनरल रूल, सपोज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन n days। अभी जनरल रूल क्या हो जाएगा? n days, n नंबर ऑफ डेज है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? नहीं नहीं, 1/n, 1/n। अभी देखा ना हमने 8 days का कितना हो गया? 1/8, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/n। समझ में आ रहा है ये? ओके, तो देन द वर्क डन बाय ए इन 1 day विल बी इक्वल टू 1/n। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर हम उल्टा बोलें कि इन 1 day ही इज डूइंग 1/n ऑफ द वर्क, तो द नंबर ऑफ डेज दैट ही विल टेक टू डू द वर्क विल बी n days। ठीक है, सो इफ आई से, तो लेट अस अंडरस्टैंड एग्जाम, इसको पहले लिख लीजिए। सपोज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन n days, देन वर्क डन बाय ए इन 1 day वुड बी 1/n। इसको पहले लिख लीजिए फटाफट फटाफट।
तुम लोग में से कौन एब्सेंट है? देव और अर्चित, है ना, और आयुष, हाँ, और जीत। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई साहब? ओके, चलिए अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, सपोज द वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज 1/6, तो नंबर ऑफ डेज दैट ही विल टेक इज 6 days। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं, सपोज दैट द वर्क डन बाय ए इज इन 1 day इज 1/n, तो नंबर ऑफ डेज दैट ही विल टेक टू फिनिश द वर्क विल बी हाउ मच? n days। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगर आपको दिया है कि कोई काम है जिसका 1/nth फिनिश हो रहा है एक दिन में, तो एक्चुअली में कितने दिन में वो फिनिश होगा? ठीक है, द होल वर्क विल बी फिनिश्ड इन n days। ठीक है, इसको लिख लीजिए। सपोज दैट द वर्क डन बाय ए इन 1 day इज 1/n, so the number of days that a will actually take in order to finish the work will be n days। are we clear on this one people? हम समझ में आता? A alone can finish a piece of work in 12 days, ठीक है, and B alone can do it in 15 days। If both of them work it together, how much time will they take to finish it? अभी यहाँ पे इस सवाल को देखो और अच्छे से समझो इसको। ठीक है, A अकेला एक वर्क कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। B अकेला अगर उस काम को कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है? 15 दिनों में। अगर दोनों मिलकर एक साथ कर रहे हैं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? इसको करने का एक ही तरीका है और उस तरीके को समझ लीजिए। देयर इज नो अदर वे टू डू दिस। ठीक है, ओके, सो इन 1 डे इन, ओके, सो यहां पे पहले हम लिखेंगे ए अलोन कैन डू द वर्क, A alone can do the work in 12 days। Therefore, in 1 day, A alone can do how much of work? 1/12 of the work। बोल सकते हैं भाई साहब, in 1 day A alone can do 1/12 of the work। इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं? B alone can do the work in 15 days। ठीक है, so in 1 day alone, in 1 day B alone can do 1/15 of the work। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये तो अपन ने जो किया है उसका। ओके, तो in 1 day A plus B, in one day A plus B can do how much of the work? कितना वर्क काम कर लेंगे? 1/12 plus 1/15, 1/12 plus 1/15 of the work, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दोनों का सम हो जाएगा, है ना? ये 1/12 इसका और दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो in 1 day A plus B can do the work, do this much of the work। अभी इसका कैलकुलेशन, कोई भी काम है, पेंटिंग का काम है, ब्रिक लेइंग का काम है, वर्क है, कोई एक काम है, इस काम को करने में, और हर एक को काम करने का एक स्पीड होता है, हर एक अपने हिसाब से काम करते हैं। जैसे अगर मैं एक पेंटर को बुलाऊं, वो शायद एक ही दिन में पूरा कर देगा, और एक दूसरे पेंटर को बुलाऊं तो धीरे धीरे कर रहा है, अच्छे क्वालिटी से कर रहा होगा शायद, डिपेंड करता है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लोगों के रेट होते हैं अलग अलग काम करने के। ठीक है, तो मतलब the speed with which a particular person does a particular work depends। ठीक है, तो यहां पे वही है भाई साहब। तो अगर A ने 1/12 of the work किया, B ने एक दिन में 1/15 of the work किया, so in 1 day if A and B are working together so they will do this much of the work। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लो भाई साहब। यहाँ पे कितना होगा? 12 और 15 तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 12 5 are 60, 15 4 are 60, तो 5 + 4 9 हो गया भाई साहब, तो 9/60, so that will be 3 3s are 9, 3 20s are 60। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि they will do the work in how many days,
20/3 डेज हो जाएगा। उल्टा ना भाई साहब, अगर मैं अभी यहां तक बोल रहा था कि अगर एक दिन में 1/nth काम हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क विल बी n, तो देयरफॉर a plus b together can do the work in how many days? 20/3 days। 20/3 days। अभी 20/3 डेज मतलब कितना हो जाएगा? देखो 3 6 18 19 20 ऐसा लिखेंगे। मतलब देखो ये तो होता नहीं है ना 6/2/3 डेज, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 7 डेज। ठीक है, 7 दिन लगेंगे इस काम को ए और बी अगर टुगेदर मिलकर कर रहे हो तो। ठीक है, अगर दोनों मिलकर कर रहे हो। ओके, सो द टाइम टेकन बाय ए एंड बी प्लस बी टू फिनिश द वर्क इज 12 डेज। ठीक है, द टाइम टेकन बाय बी द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क इज 12 डेज। द टाइम टेकन बाय बी अलोन, यहाँ पे ए अलोन टू फिनिश द वर्क इज 12 डेज। द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश द वर्क इज 15 डेज। टाइम टेकन बाय ए इन वन डे विल बी 1/12। टाइम टेकन बाय B in one day, B in one day will be 1/15। Work done by A and B in one day कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साहब आपका 1/12 plus 1/15, so that will be 9/60। That is how much? 3/20। Time taken by A plus B to finish the work completely will be 20/3। इसका उल्टा। ठीक है, so ये हो जाएगा भाई साहब 20/3 days। That is अभी 20 को डिवाइड कर लो भाई साहब, कितना आ रहा है? 62/3 days। 62/3 days भी लिख सकते हैं या 7 days भी लिख सकते हैं। आइडियली लिख दीजिए जो भी आपका मैथमेटिकल आंसर आ रहा है। 62/3 डेज। कोई अगर बोलेगा भाई साहब 2/3 डेज मतलब कितना होता है, तो 2/3 इंटू 24 करोगे, 3 8 24 मतलब 16 आवर्स। ठीक है, 6 दिन और 16 आवर्स। अभी 16 आवर्स को एक दिन में अगर कर रहा है काम तो ऑब्वियसली वैसा पूरा दिन ही लग गया ना उसमें तो। ठीक है, खैर यहाँ पे आइडियली मेरे हिसाब से 7 दिन होना चाहिए आंसर, लेकिन 62/3 डेज इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके okay, A and B together can do a piece of work in 12 days while B alone can finish the work in 30 days। in how many days A alone can finish the work? चलिए इसको कीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक जल्दी से। चाय बनती है सुबह घर पे? आपको मिलती है? मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ, चाय कॉफी कुछ पीते हैं आप लोग? चेहरे देख के तो नहीं देख रहे भाई साहब, ऐसे हमारे घर वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया है सुबह सुबह। सोदड़ू चेहरे हैं यहाँ पे एकदम। 10 मिनट पढ़ाना बंद कर दूं तो संस्कार करूं, वैसा कराटे लेगा यहाँ पे, है ना? गांव वाले सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, एकदम हंटर मार के सुबह सुबह उड़ा देते हैं भाई साहब। A and B can together do a piece of work in 12 days। ठीक है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे A plus B can do the work in how many days? in 12 days। समझ में आ रहा है भाई साहब? A plus B can do the work in 12 days, तो A plus B in 1 day, A plus B in 1 day can do कितना हो जाएगा बोलो? can do 1/12 ऑफ द वर्क, है कि नहीं भाई? 1/12 ऑफ द वर्क। ठीक है, ओके, इन 1 डे A प्लस बी एक दिन में 1/12 ऑफ द वर्क करेंगे। ठीक है, ओके, अभी यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, B अलोन। ठीक है, लेट, तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट A अलोन कैन डू द वर्क in X days। let A alone can do the work in X days। therefore A alone in 1 day can do कितना हो जाएगा? can do 1/x of the work, है कि नहीं? A alone in 1 day can do 1/x of the work। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, B alone can do the work। B ये दिया हुआ है आपको, B alone can do the work। B alone can do the work in
कितना है भाई साहब आपका 30 डेज, 30 डेज, ठीक है। सो देयरफॉर बी अलोन इन 1 डे, बी अलोन इन 1 डे कैन डू, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 1/30th ऑफ द वर्क। बी अलोन कैन इन 1 डे डू 1/30th ऑफ द वर्क। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। बी अलोन इन 1 डे कैन डू 1/30th ऑफ द वर्क, ठीक है। तो ए प्लस बी इन 1 डे कैन डू कितना हो जाएगा 1/x इसका प्लस 1/30th ऑफ द वर्क, है कि नहीं? ठीक है, अभी ये एक दिन का कार्यक्रम है और ये भी एक दिन का कार्यक्रम है, ए और बी दोनों का, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/देयरफॉर 1/x प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/12 लिख सकते हैं, बोलो 1/x प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/12 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इसको भाई साहब इधर ले लो, तो 1/x इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30। इसको कर लीजिए भाई साहब, 12 और 30 में एलसीएम कितना आ जाएगा 32 जा 60, 60 से जाता है ना भाई साहब, ठीक है। तो 12 इंटू 5 ये हो गया 5, 30 इंटू 2 -2, तो ये हो गया आपका कितना 3/60, सॉरी 3/60, 3 1 जा 3, 20 जा 60, तो ये हो गया आपका 1/20। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 1/20। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 20। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये इसका मतलब x आपने क्या माना था, a alone can do the work in x days, so therefore अपन यहां पे आंसर लिखेंगे therefore a alone can do the work in 20 days, a alone can do the work in 20 days, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो यहां पे देखो टाइम टेकन बाय a बाय b और टाइम टेकन बाय b alone टू फिनिश द वर्क, a एंड b का 1 डे का वर्क, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई साहब, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वही आंसर आएगा 20 डेज, ठीक है। अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। अ सिस्टर्न और अ वाटर टैंक इज कनेक्टेड विथ 2 टाइप्स ऑफ पाइप। आपका भाई साहब कोई सिस्टर्न है, वाटर टैंक है और 2 पाइप्स, इसमें उबासी लेने की बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, तो मुंह का चेहरा ही बिगड़ जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। अ सिस्टर्न और वाटर टैंक, बोल तो रहा हूँ भाई साहब, चाय नहीं मिलती है सुबह, कॉफी नहीं मिलती है, हाँ बताइए, फोन करते हैं हम, कम से कम बच्चे को चाय तो पिला दीजिए। अ सिस्टर्न और वाटर टैंक इज कनेक्टेड विथ 2 टाइप्स ऑफ वाटर पाइप्स, ठीक है। तो एक भाई साहब इनलेट है और एक आउटलेट है। द पाइप विच फिल्स द टैंक इज कॉल्ड द इनलेट, द पाइप विच फिल्स द विच एम्प्टीज द टैंक, एम्प्टीज द टैंक, एम्प्टीज द टैंक इज कॉल्ड द आउटलेट, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब आउटलेट। द टैंक विच द पाइप विच एम्प्टीज द टैंक इज कॉल्ड द आउटलेट, ठीक है, ओके। तो रूल 1, सपोज अ पाइप फिल्स द टैंक इन n आवर्स। समझ लो अगर कोई पाइप है जो टैंक को कितने में फिल कर रहा है। ये सब लोग केले का पत्ता क्यों लेकर जा रहे हैं, क्या है आज? गांधी जी की फोटो के पीछे लगाएंगे क्यों? मैं सुबह से देख रहा हूँ सब लोग बड़े बड़े केले के पत्ते लेकर, कुछ अच्छा पितृपक्ष, ओके ओके। तो सपोज अ पाइप फिल्स अ टैंक इन n आवर्स, ठीक है। अगर कोई पाइप कोई टैंक को फिल कर रहा है n आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा 1/n आवर्स, समझ में आ रहा है? और इसी तरह से मैं अगर बोलूं कि पाइप एम्प्टीज द टैंक, देखो आपके बिल्डिंग में जो टंकी होती है ना, आपका सिडको का पानी आया, वॉचमैन भाई साहब उसको ऊपर चढ़ाता है, तो वो क्या हो रहा है पानी भर रहा है। अभी एक और पाइप से आपके घर पे सप्लाई आता है, तो एक एम्प्टी हो रहा है और एक भर रहा है। तो मतलब 1 घंटे में एक पाइप अगर एक पाइप को n आवर्स लगते हैं टंकी को भरने में, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है वो 1/n, है ना भाई साहब, 1/n भर रहा है। और समझ लो जो आउटलेट पाइप है जिससे आपको सप्लाई आता है, पहले टंकी पे पानी चढ़ाया जाएगा फिर आपको आएगा ना, ठीक है। तो जो आउटलेट पाइप है उसमें समझ लो अगर m आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, m आवर्स लग रहे हैं, तो 1 घंटे में वो कितना खाली करेगा 1/m। तो मतलब मुझे बताओ 1 घंटे में अगर दोनों भी चालू है, पाइप भर रहा है और पाइप खाली हो रहा है, तो कितना पानी होगा, हाउ मच? हाँ नहीं, 1 प्लस क्यों होगा? अरे भाई साहब देखो प्लस क्यों होगा, एक भाई साहब क्या कर रहा है भर रहा है और एक भाई साहब क्या कर रहा है खाली कर रहा है। नहीं नहीं, तो यहां पे 1 घंटे में इसका कितना हो रहा है भाई साहब 1/n भर रहा है, और 1 घंटे में ये कितना खाली कर रहा है 1/m। तो कितना पानी भरा होगा 1 घंटे में -1/m, है ना, इतना भरने का इतना खाली करने का, तो इतना भाई साहब आपका टंकी भरेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा।
क्योंकि एक खाली कर रहा है, एक आउटलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप है. सो द इनलेट पाइप इज फिलिंग 1/nth ऑफ द टैंक इन 1 hour. The outlet pipe is emptying 1/mth of the tank in 1 hour. So if they are operating together, ठीक है, then what will happen? 1/n minus 1/n. ठीक है. हाँ, अगर आपने इसको बंद कर दिया तो अलग बात है, तब भाई साहब सिर्फ 1/n ही होगा. लेकिन अगर आपने इसको चालू रखा है, ठीक है, तो 1/n minus 1/n होगा. क्लियर है? ओके. So then the part of the tank filled in 1 hour will be how much? 1/n. ठीक है. ओके ओके ओके. वर्क डन बाय द इनलेट इन 1 hour कितना हो जाएगा भाई साहब? 1/n. सिंपल. ठीक है. ओके. इसी तरह से अगर आउटलेट पाइप है, रूल नंबर 2, सपोज एन आउटलेट पाइप एम्प्टीज अ फुल टैंक इन n hours. ठीक है. तो इसका भाई साहब द अमाउंट ऑफ टैंक एम्प्टीड इन 1 hour कितना हो जाएगा? 1/n. ठीक है. ओके. तो यहां पे वर्क डन बाय द आउटलेट. अरे कहां है भाई साहब, सोच होके पीपीटी बनाए हो का? ठीक है. इन 1 hour इज 1/n. ठीक है. क्लियर है? ओके ओके ओके. If x and y vary directly, find the missing entries in the following table. x and y में भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या कांस्टेंट होगा? मिस्टर चौरसिया, हाँ, एक तो दूंगा ना भाई साहब. डायरेक्ट वेरिएशन में आपका डिवीजन कांस्टेंट होगा, रेशियो कांस्टेंट होगा. ठीक है. डायरेक्ट वेरिएशन में भाई साहब चैप्टर खत्म होने को आया, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. डायरेक्ट वेरिएशन में आपका क्या कांस्टेंट हो जाएगा? डिवीजन. और रेशियो इज अ कांस्टेंट, और रेशियो इज अ कांस्टेंट. ठीक है. आप ना एक काम कीजिएगा, एनसीईआरटी के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो हर एक चैप्टर का ना एक टाइम होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स असाइंड होते हैं, वो होता है हर चैप्टर में. ठीक है. राइट अप टिल 12 आपको देखोगे वहां पे दिखेगा हाउ मच इज द नंबर ऑफ पीरियड्स दैट आर असाइंड टू एक्चुअली डू अ चैप्टर. और उससे कम से कम 2 गुना टाइम मैं आपको एक चैप्टर पे देता हूं. और अगर आपके ये रिस्पॉन्सेज आते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में भाई साहब मल्टीप्लिकेशन कौन, फिर दिमाग खनकता है. आप देखोगे अपना जो सीबीएसई ने पब्लिश किया है ना कि एक चैप्टर को एक टीचर को पढ़ाने में कितना टाइम लगभग औसताना लगना चाहिए, उसमें दिया हुआ है 2 hours 3 hours 2 periods 3 periods. पीरियड आप मान लो भाई साहब 35 से 40 मिनट्स का होता है एक पीरियड, उसमें दिया हुआ है एक्चुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक का इतना पीरियड्स लगेगा. और उससे मैं कम से कम डबल या ट्रिपल टाइम्स आपको एक चैप्टर में देता हूं. आज ये तीसरा दिन है इस चैप्टर में. आइडली शुड नॉट बी टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम, बट प्रॉब्लम इज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक ये घटेगा तो ये भी घटेगा. और इसमें कौन सा कांस्टेंट होगा? आपका डिवीजन या रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा. इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है. ठीक है. ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है. और इसमें क्या कांस्टेंट हो जाएगा भाई साहब? मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो जाएगा. यहाँ पे सवाल में दे दिया है आपको एक्स एंड वेरी वेरी डायरेक्टली. आपका भाई साहब यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है, तो आपका मिसिंग, क्योंकि देखो जब सवाल आएंगे ना आपको तब ऐसा नहीं आएगा कि ये भाई साहब डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है, ये आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है. सवाल आपका मिक्सचर आएगा. अभी तक आप डायरेक्ट वेरिएशन के सवालों को अलग से करते आए हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन के सवालों को अलग से करते आए हैं. लेकिन क्वेश्चन पेपर में तो ये बताकर नहीं आएगा ना कि भाई साहब डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन. दैट इज अ जजमेंट दैट यू हैव टू मेक. और वो आपको डिपेंड करेगा, ये आपको कंपैरेटिवली देखना है कि भाई साहब एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, या दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली घट रहे हैं. तब आप भाई साहब अप्लाई करेंगे कि कहां पे डिवीजन होगा और कहां पे मल्टीप्लिकेशन. शुरुआती तौर पे अगर आप इस जजमेंट को नहीं ले पा रहे हैं तो आपका सवाल बिगड़ेगा ही. ठीक है. तो प्लीज पे अटेंशन पीपल. मैथ्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से आप सॉल्व कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा निखारिए वरना प्रॉब्लम होगा. हो रहा है और होता रहेगा. ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी रहेगी. आपका मैथ्स के साथ एक जद्दोजहद या रेसलिंग चलता ही रहेगा जब तक आप अपने अंडरस्टैंडिंग को नहीं निखारेंगे. छोटी छोटी चीजें हैं, उनको अगर आप फिक्स कर देंगे ना तो भाई साहब वो फिक्स रहेगा. वरना वो भाई साहब स्टिच इन टाइम सेव्स नहीं. कोई कपड़ा फट गया भाई साहब उसी टाइम पे उसको सिल दो, वरना भाई साहब गया वो. ठीक है. एक्स वाई 2.58, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरीज डायरेक्टली है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो जाएगा? एक्स बाई वाई आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. एक्स बाई वाई इज अ कांस्टेंट, क्योंकि ये किसका केस है? डायरेक्ट वेरिएशन का केस है. ठीक है. तो आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे लेट्स से x2 डाल दो, आप यहाँ पे भाई साहब x3 डाल दो, यहाँ पे भाई साहब आपका y3 डाल दो. ठीक है. तो x2 निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 2.5/5 इज इक्वल टू x2 by 8. अभी कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको. तो फॉर 5 इंटू x2 इज इक्वल टू 8 इंटू 2.5. तो आपका x2 का वैल्यू बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2.5/5.
5 जा 25, 5 8 जा 40, तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4। ठीक है, x2 की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गया आपका 4। अभी चलो इसको करना है, वैसे ही करना है देखो। ठीक है, तो यहाँ पे वही देखो 2.5 बाई 5 इज इक्वल टू x3 बाई 4। अगेन डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू x3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5। ठीक है, x3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5 अपॉन 5, 5 5 जा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 4 5 जा 20। तो x3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 0.5 इंटू 4 मतलब आपका 22.0। क्या क्या बोल रहे हो, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 बाई 5 लो या 4 बाई 8 लो, यू कैन टेक एनीवन, वही आंसर आएगा। चाहे देख लो करके। यहाँ पे तुम्हारा x का वैल्यू x3 का वैल्यू कितना है 2 आया ना, ले लो भाई 4 बाई 8, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बाई 8 इज इक्वल टू x3 बाई 24। ठीक है, x8 इंटू x3 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 24, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं भाई साहब हम। ठीक है, तो x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 24 बाई 8। ठीक है, 8 मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे भाई साहब 4 बाई, या तो मेरा आंसर ही गलत है यहाँ पे, नहीं आंसर तो सही है भाई साहब 4 बाई 8 इज इक्वल टू x3 बाई 24। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, 5 इंटू x3 इज इक्वल टू 2.5। क्या गड़बड़ हो गया भाई साहब मेरे से, ओ x3 बाई 24 होगा, आई एम सो सॉरी, ये भाई साहब हमें गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा भाई साहब आपका, लेट्स से ये लिया था ना हमने 2.5 बाई 5 इज इक्वल टू x3 बाई 24। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू x3 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 24। तो x3 की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी आ जाएगी 2.5 इंटू 24 बाई 5। ठीक है, 5 0.5 25 24 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 120, और यहाँ पे एक पॉइंट है उसको हटा देंगे तो x3 की वैल्यू आ गई 12। इसको भी कर लो, 8 3 24, तो इसकी भी वैल्यू 12 आ गई। कोई भी रेशियो ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, रेशियो कंप्लीट होना चाहिए, अननोन क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर। x3 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे 12, x3 की वैल्यू हो गई 12। इसका भाई साहब कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, इसको उठाओगे अगर इसको भी उठाना है तो भी उठा सकते हो, तो आपका 4 बाई 8 इज इक्वल टू 21 बाई y3 है कि नहीं, 4 बाई 8 इज इक्वल टू 21 बाई y3। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो y3 इंटू 4 इज इक्वल टू 21 इंटू 8। तो y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 21 इंटू 8 बाई 4, 4 2 जा 8, 21 2 जा कितना हो गया 42। तो ये वाला कितना आ गया 42। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। 2.5 इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो आपका कितना हो गया भाई साहब 4, ये हो गया भाई साहब आपका 12। वेरी डायरेक्टली, अगेन डायरेक्टली है भाई साहब, चलिए फटाफट करना है इसको, फटाक से करना है। I may be bad, but I am perfectly good at what I am। अच्छा जी, ओह मतलब मैं नहीं सुधरूंगा, ऐसे लिख देते मैं नहीं सुधरूंगा, जो करना है कर लो, ऐसा ही लिख देते भाई साहब। डन 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 भाई साहब, ये हो गया। चलिए इसको देख लीजिए आप, 9 बाई डायरेक्ट वेरिएशन है, लेट्स से यहाँ पे आपका x1 हो गया x1 बाई 3।
ठीक है, क्लियर है? इसको डालो भाई साहब, क्योंकि ये कंप्लीट दिख रहा है, आपको कंप्लीट रेशियो लेना पड़ेगा। तो दिस इंटू दिस, तो आपका भाई साहब x1 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 9। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 इंटू 9 बाई 4.5, 4.52, ठीक है। 3 टू जा कितना हो गया? x1 की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब अभी इसको करना है। तो ये आपका x1 x2 x3, ये हो गया x4। तो 15 बाई 7.5 उठा लो इज इक्वल टू x4 बाई, या तो ये वाला उठा लो, इसमें वैसा पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो 6/3 ऑलरेडी आपने निकाल लिया यहाँ पे, 6/3 इज इक्वल टू x4 बाई 13.25, है ना। तो 6/3 मतलब हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2 इंटू 13.25 इज इक्वल टू x4। तो x4 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 13 2 जा 26। x4 की वैल्यू हो गई 26.5। वहाँ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा रेशियो का रिजल्ट जो है वो सेम होगा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि इसमें डेसिमल होगा इसमें डेसिमल नहीं होगा। दोनों भी रेशियो डेसिमल में हो सकते हैं और दोनों भी रेशियो डेसिमल में नहीं भी हो सकते हैं। एक डेसिमल में हो सकता है, दूसरा डेसिमल में न हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक डेसिमल में दूसरा डेसिमल में नहीं है। यहाँ पे देखो दोनों भी रेशियो डेसिमल में नहीं है। इसका डबल करोगे 15 आ जाएगा, इसका डबल करोगे 9 आ जाएगा, इसका डबल करोगे 6 आ जाएगा। वैसे इसका डबल करोगे तो ये आएगा, इसका डबल करोगे मतलब ये कितना आ जाएगा भाई साहब? 26.5। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस आंसर विल बी हाउ मच? 26.5। यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता है डेसिमल या नॉन डेसिमल का होना, ठीक है। दोनों भी डेसिमल में हो सकते हैं, दोनों भी डेसिमल में नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे भाई साहब देखो दोनों भी डेसिमल में नहीं है, यहाँ पे भाई साहब दोनों भी डेसिमल में है, ठीक है। यहाँ पे एक डेसिमल में है दूसरा डेसिमल में नहीं है, एक डेसिमल में है दूसरा डेसिमल में नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन। आपका रेशियो बराबर आना चाहिए। ऑल दैट मैटर्स इज दैट द रेशियो शुड बी इक्वल इन ऑल दीज केसेस। क्यों ऐसा हो गया? ठीक है, रेशियो शुड बी इक्वल इन ऑल दीज केसेस, ठीक है। ओके ओके ओके। 9/4 तो आपका हो गया x एंड y, ये हो गया 2। तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई? देखो 3 है। x की वैल्यू कैसे ये आ गई? 3 इंटू 2 6 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका x का वैल्यू देखो 26.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 एंड 26.5। अ कार ट्रेवल्स 432 किलोमीटर ऑन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार वुड इट ट्रेवल इन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल? चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? 432 किलोमीटर ऑन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार इट ट्रेवल इन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो आपका 4 ये किलोमीटर्स है और ये पेट्रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे 432 किलोमीटर है इन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार विल इट ट्रेवल, ठीक है, इन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो अभी आपको देखना है ये केस डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनडायरेक्ट वेरिएशन का है। पेट्रोल की क्वांटिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो ज्यादा चलेगी गाड़ी, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको कम करेंगे तो ये भी कम होगा। तो इसका मतलब ये क्या केस हो गया? डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। अगर डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा? डिवीजन, ठीक है। सो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। सो डिवीजन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। लेट्स से हमने x मान लिया, इसको डिवीजन अगर कांस्टेंट है तो 432/48 इज इक्वल टू x/20, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं डिवीजन
डिवीजन और रेशियो, डिवीजन और रेशियो इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे डिवीजन या रेशियो क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को। ठीक है, x इंटू 48 इज इक्वल टू 20 इंटू 432। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 इंटू 432/48। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो यहाँ पे 12 सॉरी 2 24 जा 2 10 जा। ठीक है, 2 5 जा 2 12 जा। ठीक है, 432 है भाई साहब, 432 तो 12 3 जा 36 7 हो गया ना, 12 6 जा। तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है भाई साहब, 36। 36 इंटू 5 6 5 जा 30, 180 आ गया भाई साहब। ठीक है, सो दिस विल बी 180। हाउ फार इट विल ट्रैवल, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं इट विल ट्रैवल 180 किलोमीटर्स इन 20 liters of petrol. It will travel 180 kilometers in 20 liters of petrol. Are we clear on this one, people? Okay, 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 okay. ठीक है, so suppose the car travels x kilometer on 20 liters of petrol, then the above information can be put in the tabular form. तो हम यहाँ पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं, number of hours 48 42। ठीक है, so this is a case of, आपका देखो we observe that lesser and lesser the petrol consumed, the smaller the number of kilometers। या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, द मोर इज द अमाउंट ऑफ पेट्रोल कंज्यूम, द मोर इज द नंबर ऑफ किलोमीटर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको बढ़ा रहे तो ये बढ़ रहा है, इसको घटा रहे तो इसको घट रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, देयरफॉर विल टेक द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज, या हम बोल सकते हैं डिवीजन। हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिवीजन इज अ कांस्टेंट और रेशियो इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं भाई साहब 48/20 इज इक्वल टू दिस, तो 48 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब 180। Hence the car would travel 180 kilometer in 20 liters of petrol. Clear है? Are we clear on this one? चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी। एक मिनट हाँ भाई साहब, तेरे पास अभी मैथ्स की बुक है क्या? नहीं नहीं, तेरा तेरा मालूम नहीं है, कल लेके आइयो जरा। हो गया, डन 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 डन। रीमा टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर। देखिए ये टाइपिंग स्पीड है उनकी भाई साहब। हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 6 मिनट्स? ठीक है, हाफ एन आवर में भाई साहब कितने मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड्स और ये हो गया भाई साहब टाइम। ठीक है, ओके, यहाँ पे 540 वर्ड्स है ड्यूरिंग हाफ एन आवर, तो 30 मिनट्स। टाइम का आपका भाई साहब मिनट्स में है ये। ठीक है, तो 6 मिनट्स में कितने टाइप करेंगे? अभी पहले ये समझना है कि दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। जितना आपका टाइम ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा टाइप कर पाएगी, या जितना टाइम कम होगा उतना कम टाइप करेगी। तो ये दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो लेट्स से अपन भाई साहब इसको मान रहे हैं x। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम यहां पे क्या बोलेंगे, रेशियो और डिवीजन, रेशियो और डिवीजन इज अ कांस्टेंट। तो यहां पे रेशियो या डिवीजन भाई साहब आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 540/30।
ठीक है, 540/30 इज इक्वल टू x बाई 6, ठीक है, ये कैंसिल कैंसिल, ये हो गया आपका 18, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 18 इंटू 6, 8 6 48, 6 1 6 प्लस 4 10, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 108, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर शी कैन टाइप 108 words 108 words in 6 minutes, 108 words in 6 minutes, she can type 108 words in 6 minutes, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, सो यहाँ पे देयरफॉर वी विल टेक द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी, सो यहाँ पे हमको रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है, सो 540/x इज इक्वल टू 30/6, तो 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 540, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, दिस विल बी 108, हेंस शी टाइप्स 108 वर्ड्स इन 6 minutes, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ, ओके ओके ओके, the amount of extension in an elastic spring varies directly as the weight hung on it. If a weight of 150 gram produces an extension of 2.9, then what weight would produce an extension of 17.4 centimeter? देखो यहां से समझ लो हमने कोई एक स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है, तो ये आपका एक स्प्रिंग है, ये आपका एक स्प्रिंग है, और इसमें से अपन कोई वेट डाल रहे हैं, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग में, ठीक है, ओके, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, देखो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा भाई साहब वेट, और ये लेट्स से एक्सटेंशन, ठीक है, ये वेट और ये हो गया भाई साहब एक्सटेंशन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन वेरीज डायरेक्टली, वैसे भी दिया हुआ है आपको, वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्ट वेरिएशन आपको दिया ही हुआ है, यू डोंट हैव टू एक्चुअली कॉन्टेम्पलेट एंड थिंक अबाउट इट, इट्स ऑलरेडी गिवन, ठीक है, इफ द वेट ऑफ 150 ग्राम, तो 150 ग्राम का वेट प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 2.9, देन व्हाट वेट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 17.4, कितना वेट आपका 17.4 का एक्सटेंशन करेगा, ठीक है, क्लियर है, तो आप भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, हम यहां पे बोल सकते हैं इट्स अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा डिवीजन और रेशियो, डिवीजन और रेशियो इज अ कांस्टेंट, डिवीजन और रेशियो इज अ कांस्टेंट, तो यहां पे कितना हो जाएगा 150/2.9 विल बी इक्वल टू x बाई 17.4, तो x इंटू 2.9 इज इक्वल टू 17.4 इंटू 150, ठीक है, तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया 17.4 इंटू 150 अपॉन 2.9, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखो इसको भाई साहब इधर, इसको इधर कर लिया, ठीक है, तो 29 और ये हो गया आपका 174, 29 इंटू कितना करेंगे भाई साहब 9 6 से 9 6 54 होता है, देखो कभी भी ऐसा डिवीजन करना रहेगा ना, तो ऐसे देखो ये 4 आ रहा है ना, और ये 9 है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट 6 आए, 9 के टेबल में देखो 9 6 54 होता है, करके देख लो, मुझे मालूम नहीं होगा कि नहीं, 9 6 54, 6 2 12 आ गया देखो, ठीक है, तो ऐसे जज करना, ठीक है, 1 से 2 से 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ट्राई एंड जज दिस बाय दिस, आपका भाई साहब ये 9 है, ये 4 है, तो आपका 6 हो गया ये, ठीक है, 6, ये हो गया आपका 900, ठीक है, तो कितने का एक्सटेंशन होगा आपका, सॉरी कितने का वेट होगा, दिस विल बी 900 ग्राम्स, ठीक है, सो देयरफॉर 900 ग्राम्स विल प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 17.4 सेंटीमीटर, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, सो 900 ग्राम्स, चलिए यहां पे भाई साहब इनवर्स है, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, यहां पे आपको ये टेबल भरना है, चलिए फटाफट,
ए एंड बी वेरी इनवर्सली, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपका भाई साहब इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन में क्या कांस्टेंट हो जाएगा आपकी बात, ठीक है। तो दिस विल बी, तो इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है, तो आपका क्या कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा पार्टी, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज अ कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल्स के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है वेरी इनवर्सली, तो इट इज ऑलरेडी गिवन दैट दिस इज बेसिकली एन इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 into 10 विल बी इक्वल टू 2 into y2, जैसे y2 है ये, ठीक है। तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 8 into 10 अपॉन 2, तो 2 4 जा 8, 4 10 जा कितना हो गया 40, तो y2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 40, ठीक है, 40, ठीक है। तेरा भाई साहब ओके। इसी तरह से भाई साहब अगर इसका करना है तो आप यहां पे कर लो, 8 into 10 इज इक्वल टू, लेट से ये आपका x1 x2 x3 है ये, ठीक है, x3 into 20, ठीक है। 8 into 10 कोई भी उठा सकते हो, 2 into 40 भी लिख सकते हो, 8 into 10 विल बी इक्वल टू x3 into 20। तो भाई साहब, ओ भाई साहब, x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 into 10 by 20, कैंसलम ये हो गया 4, तो x3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, है हाँ 4, ठीक है। x3 की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, ठीक है। x3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब 4, x3 की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। यहाँ पे 5 है, तो 5 का कितना करें हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अपन कर सकते हैं 8 into 10 इज इक्वल टू 5 इंटू, लेट से ये है y1 y2 y3 और ये आपका y4, 5 इंटू y4, तो y4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 10 बाई 5, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू y4, तो 16 इज इक्वल टू y4, ठीक है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली व्हाट 16, ठीक है। ये तो आपका 1/80 है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस पीपलम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो बैंक स्पेस 4 हो गया, थर्ड ब्लैंक स्पेस 16 हो गया, प्रोसीडिंग, ठीक है। अगर समझ लो ऐसा है, यहाँ पे भी भाई साहब इनवर्सली है, बताइए कितना हो जाएगा, हाँ भाई साहब 16/4 है ये, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो इनवर्सली, तो इनवर्स में आपका क्या कांस्टेंट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x1 x2 y2 हो गया ये, तो 16 into 4 विल बी इक्वल टू 32 into y2, तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 into 4 by 32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2, समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, y2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16/4 है, यहाँ पे 8 बाई, लेट से ये y3 है, ठीक है। तो 16 into 4 ये इनवर्सली है, इज इक्वल टू 8 into y3, तो y3 की वैल्यू क्या हो गई, 16 into 4 by 8, 8 2 जा 16, 2 4 जा 8 हो गया, ये y3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8, y3 की वैल्यू हो गई भाई साहब 8, ठीक है। नहीं गड़बड़ हो गई है, 16 into 4 इज इक्वल टू 8 into y3, बराबर है, 2 और 8 वैल्यूज आई है ना, देखते हैं भाई साहब, ठीक है। तो 2 और 8, ठीक है, वैल्यूज आर करेक्ट भाई साहब, 2 and 8, क्लियर। 52 men can do a piece of work in 35 days, how many days, 28 men will do it। चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको, क्विक, सब सो रहे हैं भाई साहब, सब के सब, अप! रोज सुबह इस टाइम पे स्कूल नहीं जाते हो, आप नहीं जाती होंगी है ना, आपका आफ्टरनून स्कूल है, लेकिन बाकी सब तो भाई साहब सुबह का, हाँ
हो गया, डन डन डन। देखो यहां पे किस टाइप की प्रोपोर्शनलिटी होगी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होगी, क्योंकि ए अगर नंबर ऑफ मेन को आपने बढ़ा दिया तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क वुड बिकम लेस। इफ नंबर ऑफ मेन आर मेड लेस देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क विल बी मोर। ठीक है, सो दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वेरिएशन, जो बोलना है बोलिए। ठीक है, सो देयरफॉर यहां पे क्या कांस्टेंट हो जाएगा, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज अ कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ओके, सो यहां पे नंबर ऑफ मेन है, नंबर ऑफ मेन, ठीक है, एंड टाइम टेकन, और यहां पे है आपका टाइम टेकन टू डू द वर्क, नंबर ऑफ मेन एंड टाइम टेकन। 52 मेन, टाइम टेकन भाई साहब आपका कितना है, 35 डेज। ठीक है, तो 28 मेन, टाइम टेकन कितना हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो अपन क्या करेंगे, देखो लेट्स से हमने मान लिया इसका x है, तो दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, सो देयरफॉर 28 इंटू x इज इक्वल टू 52 इंटू 35, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52 इंटू 35 बाई 28। ठीक है, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 4 1s are 4, 13s है ना, 13 5s are 65 डेज होगा। ठीक है, 65 डेज। ठीक है, 28 का भाई साहब 60 कैसे, 52 इंटू 35 अपॉन 28 ना, 7 5s are 35, 7 4s are 28, 4 13s are 13 ही होता ना, 4 13 13 5s are 65, पता नहीं, देखते हैं आंसर। ठीक है, ये कहां से किलोमीटर पर अरे क्या हो रहा है ये इधर। ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो आपका भाई साहब डायरेक्ट वेरिएशन अगर है 65 आएगा मेरे हिसाब से, 65। ठीक है, इट विल बी 65। क्लियरम पीपलम, क्लियरम, ओके ओके, हेंस 28 men will do the work in 65 days। क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, शालू साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, it takes her 20 minutes to reach the school. If she wants to reach her school in 15 minutes, what should be her average speed? चलिए भाई साहब फटाक से करना है इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो यहां पे आपका स्पीड है, यहां पे आपका भाई साहब स्पीड है, और यहां पे आपका टाइम है। ठीक है, यहां पे स्पीड अगर है आपका 12 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम कितना है भाई साहब आपका, कितना लग रहा है, 20 मिनट्स। देखो यहां पे भी आपको समझना पड़ेगा, अगर आप किसी गिवन डिस्टेंस के लिए स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगेगा। समझ लो यहां से आपको फिक्स डिस्टेंस तक जाना है, अगर आपने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन इज दिस, इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, सो बिटवीन स्पीड एंड टाइम, आपके भाई साहब स्पीड एंड टाइम, बिटवीन स्पीड एंड टाइम इट्स इनडायरेक्ट वेरिएशन, इट्स इनडायरेक्ट वेरिएशन, बिटवीन स्पीड एंड टाइम इट्स इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज अ कांस्टेंट, मल्टीप्लीकेशन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे कितना है,
इन 15 मिनट्स। ये 15 मिनट्स में भाई साहब कितना स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से x स्पीड हो गया अगर, तो x इंटू 15 विल बी इक्वल टू 12 इंटू 20, ठीक है, क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 20 बाई 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, तो ये हो गया आपका 16 किलोमीटर पर आवर। जो यूनिट है वही डालना पड़ेगा आपको, 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके। तो 12 यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 20, 15 इसका मान लिया हमने x, ठीक है। सो इनवर्स वेरिएशन का केस है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन इज अ कांस्टेंट, hence you will get the value as 16. Hence Shalu's average speed should be 16 किलोमीटर पर आवर if she needs to complete the journey in 15 minutes, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। आपके स्कूल में भी कौन सा चैप्टर चल रहा है मैथ्स में तुम्हारा, और ये साइंस में क्या क्या, ओके। तुम्हारा तो अभी एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद सोचेंगे पढ़ने का। हाँ अच्छा, भाई क्या है, नहीं अभी आगे क्या फायदा, अभी तो खत्म होने वाला है। क्यों, ये तो आई है, ये तो बराबर टाइम पे आई है। कल तो आपने इसने आपसे पूछा भी था ना, कल भेजा है मैंने, आज नहीं। बाहर था अंदर था, ये करते रहो तुम। और वो जीत क्या नाम है उसका, उसका भी क्यों है भाई ऐसा। अगर मेरे को नहीं आ रहा है, 2 दिन से नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, स्कूल जा रहा है वो। अभी नहीं, अभी बैठ के फायदा नहीं, उधर ही बैठने, खत्म होने वाला है, अभी बैठ के क्या फायदा बताइए। घर भेज दीजिए उसको, जब घर भेज देंगे तो मम्मी पापा पूछेंगे क्यों घर भेज दिया, क्योंकि टाइम जो था वो स्कूल, अगर आप स्कूल के टाइम के बाद जाएंगे तो आपको घर ही भेज देंगे ना, वैसा ही कीजिए। मम्मी पापा कम से कम पूछेंगे तो, वरना तो कवर हो जाएगा ये चीज। हाँ घर भेज दीजिए, मम्मी पापा को जानने तो दीजिए कि भाई साहब क्लास के टाइम पे नहीं गया है। नहीं टाइम मैंने भेजा हुआ है ना कल, आज छुट्टी है सबको मालूम है, नेशनल हॉलीडे है, और उनका ही चैप्टर करा रहा हूं मैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन, जो उनको चैप्टर है।
घर भेज दीजिए मेरे हिसाब से, अभी आप देख लीजिए। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, मजा आने दीजिए, मम्मी पापा को तो कम से कम मालूम चले। अरे टाइम भेजा है ना, अगर मैंने सुबह सुबह टाइम भेजा होता तो अलग बात थी। कल भेजा है मैंने रात को टाइम। अगर ये लड़की पूछ सकती है आपसे टाइम टाइम देखकर, तो इन नवाब को क्या पड़ी है? ये अपना नवाब ही कर रहे हैं भाई साहब। X and y vary inversely as each other. X is equal to 10 when y is equal to 6. Find y when x is equal to 15. ठीक है, तो x और y है भाई साहब। ठीक है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 6 है। when find y की वैल्यू कितनी है when x is equal to 15। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है। दिस इज अ केस ऑफ, दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। सो देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। तो आपका मल्टीप्लीकेशन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहां पे लेट्स से y कर लिया हमने, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 15 इंटू वाई। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 6 बाई 15। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका 4। तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सा आंसर है भाई साहब, आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। थैंक यू हो गया भाई साहब ये। अरे रुको रुको, टाइम अभी कहाँ हुआ है, रुको ना, रुको जरा। तो दिस बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर। इसके बाद आपको मिलेंगे भर भर के होमवर्क, और अगर आप नहीं करेंगे तो भर भर के लाठियां मिलेंगी भाई साहब। ओके ओके ओके।
ओहो, वेरिएशन 35। चलिए भाई साहब, ये वाला सवाल करेंगे अपन। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो आप देखो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे सर्कमफरेंस के लिए क्या दिया है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्यों? क्योंकि सर्कमफरेंस आपका कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, circumference of a circle is directly proportional. Consumption of petrol in a car and distance traveled by the car are in direct variation. तो consumption of petrol in a car, इसको सिर्फ साइन लैंग्वेज में लिखना है, सिर्फ सिंबल में। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन अ कार को आपने क्या लिखा है, L, और डिस्टेंस ट्रेवल इज D, सो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। बस हो गया, ये लिखना है। ठीक है, फिर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देन नंबर्स इन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका रेशियो विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं रेशियो और डिवीजन, रेशियो और डिवीजन इज अ कांस्टेंट, रेशियो और डिवीजन इज अ कांस्टेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, 1/8 आप कर लो। यहां पे लेट्स से आपने इसको लिख लिया x3, ठीक है, इसको लिख लिया y4, इसको लिख लिया भाई साहब x5, x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4 y5। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, रेशियो और डिवीजन इज अ कांस्टेंट। तो यहां पे अपन 1/8 इज इक्वल टू x3/56। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, देयरफॉर x3 की वैल्यू हो जाएगी x3 इंटू 8, x3 इंटू 8 विल बी 56 इंटू 1। तो आपका x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 56 इंटू 1/8, 8 7 जा, तो यहाँ पे हो गया आपका 7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 7। ठीक है, क्लियर है, ओके। यहां पे भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच एम पीपल, ये हो गया आपका 1/8 ले लो, 1/8 इज इक्वल टू 12/y4। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y4 विल बी इक्वल टू 12 इंटू 8 दैट इज 96। तो y4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, दिस इज बेसिकली 96। यहाँ पे भी भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 1/8 इज इक्वल टू x5/160। तो यहाँ पे 8 इंटू x5 इज इक्वल टू 160। तो देयरफॉर x5 की वैल्यू 160/8, तो ये हो गया आपका 20। ठीक है, तो ये हो गया x5 का वैल्यू, दैट विल बी हाउ मच, 20। ठीक है, m and n where m is equal to 154 and n is equal to 7, find the value of m when n is equal to 14। m is directly proportional to n है। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे m और n, m is directly proportional to n है भाई साहब। ठीक है, थर्ड वाला सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, m की वैल्यू जब 154 है, m की वैल्यू जब 154 है तो n की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये हो गया रेशियो। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m when n is equal to 14। ये करना है आपको, समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपका रेशियो इज अ कांस्टेंट। तो रेशियो आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बोलो, देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 7m, मतलब 7 इंटू m। तो यहाँ पे हो गया आपका 7 इंटू m विल बी इक्वल टू 14 इंटू 154। सो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 इंटू 154/7, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8,
5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 1 3, m की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 308। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके चलिए भाई साहब इसमें इस टेबल को करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ 3/12 डायरेक्ट वेरिएशन है, दिस इज बेसिकली डायरेक्ट वेरिएशन। तो आप यहाँ पे लेट्स से अगर हमने इसको मान लिया y3, इसको मान लिया x4 और इसको मान लिया भाई साहब y5, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो यहाँ पे, दिस कैन बी डन एज 3/12 विल बी इक्वल टू 6.5/y3, है कि नहीं। सो देयरफॉर y3 into 3 is equal to 12 into 6.5। सो देयरफॉर y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 into 6.5/3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 25 26, तो ये हो गया आपका 26, इसका वैल्यू 26 हो गया। अगेन यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं देखो 3/12 इज इक्वल टू x4/28, तो आपका x4 into 12 विल बी इक्वल टू 3 into 28। सो देयरफॉर x4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 into 28/12, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, x4 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 7, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया आपका 3/12, दिस इज बेसिकली 3/12 इज इक्वल टू 1.25/4.5, ठीक है। 3/3 सॉरी आपका y5 है, आई एम सो सॉरी, दिस इज y5, ठीक है y5। तो क्या लिख सकते हैं बोलो यहाँ पे y5 into 3 is equal to 12 into 1.25, y5 into 3 is equal to 12 into 1, तो आपका भाई साहब यहाँ पे y5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी y5 की वैल्यू हो जाएगी 12 into 1.25 अपॉन 3, 3 into 4, तो 4 into 1.25, तो ये हो गया 5 4 जा 20, 4 2 जा 9 10, 4 जा 4 5 6, तो ये हो गया आपका कितना 6, y5 की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो y का वेरिएशन क्या है डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, तो आपका भाई साहब यहाँ पे y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो x की वैल्यू, तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो y बाई अंडर रूट ऑफ x ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, है ना। चलिए भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ x की वैल्यू जब 16 है, मतलब आप अंडर रूट 16 डाल दो, y की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है। क्लियर है, y की वैल्यू है 24। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यही हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज दिस, तो आपका 24 और अंडर रूट 16 कितना होता है 4, ठीक है। तो 4 6 जा 24, ये हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या ये समझ में आ रहा है कि ऐसी मुंडी हिला रहे हो, जाना है अभी, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। y बाई अंडर रूट एक्स आपका कांस्टेंट हो गया, तो 24 बाई अंडर रूट 16 हो गया, तो 24/4 हो गया, तो ये हो गया 6, ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा y बाई अंडर रूट एक्स, ये हो गया आपका कांस्टेंट, तो आप यहां पे लिख सकते हो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स, बस ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। द टोटल रेम्यूनरेशन मतलब वेज paid to laborers employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers। रेम्यूनरेशन मतलब क्या है भाई साहब आपका, तो ये हो गया आपका रेम्यूनरेशन मतलब आपका वेज है, वेज मतलब पगार, ठीक है। और ये है आपका नंबर ऑफ लेबरर्स, ठीक है। द टोटल रेम्यूनरेशन इज, तो रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स, 4 लेबरर्स इज ₹1000, तो रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स कितना होगा, ये पूछा है आपसे, डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x, तो ये हो गया 1000/4 इज इक्वल टू x/17, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा x into 4 इज इक्वल टू 17 into 1000, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 into 1000/4, ठीक है। 4 25 जा 100, ये हो गया 250, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 into 17, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17, 25 1 जा 25, 5 7 plus 5 12, 2 plus 1 3 1 4, 4250, तो ये हो गया आपका कितना 4250, ठीक है। दिस इज बेसिकली फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं देयरफॉर 17 लेबरर्स विल बी पेड
4250। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्लियर है? ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल